नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम गुफ्तगू में। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, हिमगिरी यूनिवर्सिटी के स्टूडियो में। दोस्तों, ये जो जीवन है ना, ये एक बहुत ऐसी महत्वपूर्ण चीज है जिसके लिए अगर हम कोई एक रास्ता तय नहीं करते हैं तो कई बार हम ऐसे भटकाव की तरफ जा सकते हैं जहां से लौटना मुश्किल हो सकता है। और आज जीवन और जीवन के मुद्दे, जीवन को सहेजने की बातें, इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजेंद्र सिंह जी, अनूप जी और डॉक्टर अविनाश जी। मैं अपना स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं सर। हमारे साथ राजेंद्र जी हैं। राजेंद्र जी की हम बात करें तो उन्होंने विद्युत विभाग में एक अपने जीवन का बहुत लंबा अरसा दिया हुआ है। अनूप जी की बात करूं तो वो सिविल कंस्ट्रक्शन के काम में रहे, ब्रिज कंस्ट्रक्शन के काम में रहे, यानी कि दो मुकामों को आपस में जोड़ने का काम उन्होंने किया। अविनाश जोशी जी सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी के साथ दून विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे जीवन की, तो मैं राजेंद्र जी सबसे पहले आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि एक गीत है फिल्म नदियां चले चले धारा, तुझको चलना होगा। ये जो इसमें एक मोटिवेशन है कि आपके साथ जीवन में कहीं कोई समस्या आती है, कोई तकलीफ आती है, तो भी आपको रुकना नहीं है, चलते रहना है। तो आपको क्या लगता है कि जीवन में इन शब्दों का हमारे लिए क्या महत्व है, और आज की जो युवा पीढ़ी है वो इस गीत के साथ या इस तरह के शब्दों के साथ किस तरह से आगे? देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जो भी आज का समय चल रहा है बहुत ही बदलाव का समय है। हर पल, हर क्षण, हर मिनट, हर घंटे, हर दिन नए नए बदलाव आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज में है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, खासतौर से सोशल मीडिया है। और क्योंकि अवेलेबिलिटी भी, ये हमारा जो मोबाइल है उसकी अवेलेबिलिटी ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट्स के पास में है। तो भटकाव की स्थितियां बहुत ज़्यादा हैं। जो ये बहुत पुराना गाना है लेकिन आज के टाइम पे बहुत सटीक है। जैसे आपने बताया कि जो है हमें अपने आप को जो अपनी डायरेक्शन जो है फिक्स रखनी है, हमें जाना कहाँ है। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जैसे उसमें एक गाने में ये भी है कि तू न चलेगा तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। अगर हम खुद को नहीं बदलेंगे, समय के हिसाब से अपने को कंट्रोल में रखते हुए आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हमें पहुंचना कहीं और है और पहुंचेंगे कहीं और। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आज के टाइम पे इसमें है कि हमें सबसे पहले लाइक ऑर्गेनाइजेशंस में जो है सिस्टमेटिक वर्किंग होती है, वहाँ पर कुछ सिस्टम बनाए जाते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव्स मीन्स हम ऑर्गेनाइजेशन को किस डायरेक्शन में जाना है उसके लिए जो है ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं। तो ये सबसे पहले कंसेप्ट जो आया वो पीटर ड्रकर की बुक थी 1956 में लिखी, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। उसमें ये कंसेप्ट आया। पर लाइफ के बारे में कोई कभी इस तरह का कोई कंसेप्ट किसी ने नहीं सोचा कि इस तरह से हमें लाइफ के बारे में भी सोचना चाहिए कि लाइफ बाई ऑब्जेक्टिव्स। तो हमें जो भी करना है, हर क्षण, हर पल, हर दिन जो करना है उसका कुछ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। वट एवर वी आर डूइंग दैट शुड एड वैल्यू टू माई लाइफ और अवर लाइफ। जो कर रहे हैं तो अदरवाइज क्या है, जो हम इस तरह के काम करते हैं जिसका कोई आउटपुट नहीं मिलता है, कोई वैल्यू नहीं मिलती है, तो दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। तो हमें क्या है, अपने जो है लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले लाइफ के बारे में सोचना है। हमारा एक विजन होना चाहिए, हमें मिशन होना चाहिए, एंड वट एवर वी आर डूइंग दैट शुड डू विद द एथिकल मैनर। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि हमें सोचना चाहिए कि जिस जीवन को हम जी रहे हैं आखिरकार इसका उद्देश्य क्या है। हमें अपने उद्देश्य को तय करना चाहिए और सही दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। मैं एक बार जगह कहीं पढ़ रहा था, मैंने ओशो की एक पुस्तक में पढ़ा था कि किसी व्यक्ति ने उनसे पूछा था कि मैं मृत्यु के बारे में कोई जानकारी चाहता हूँ। तो उन्होंने इस बात को कहा था कि मृत्यु मेरी अभी हुई नहीं है, मैंने जीवन को जिया है। तो जीवन के बारे में आप जितना चर्चा मुझसे करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो जीवन क्योंकि हम जी रहे हैं, जैसे दोस्तों हम लोगों ने इस बात को कहा था कि हमारे तीनों मेहमान ने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा अलग अलग दिशाओं में अलग अलग तरह के कामों में बिताया है, लेकिन उन्होंने जीवन को जिया है और अपने अनुभव के साथ वो आज उसकी क्या दिशा होनी चाहिए ताकि हमारी दशा सही हो, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। मैं अनूप जी अगर आपसे बातचीत करूं तो अनूप जी, रामधारी सिंह दिनकर की एक रचना है जो आपसे मेरी बातचीत में हमने पहले भी चर्चा की थी, जिसमें आप इस बात को कहते हैं कि विपत्ति आएगी तो सबसे पहले काया को धोना है।
ये जो काया का कष्ट है, ये सिर्फ काया तक सीमित नहीं है, हमारे साथ काया कष्ट है, मानसिक कष्ट है। और आज हम जिस तरह के समाज में रहते हैं, यहाँ एक छोटा सा बच्चा भी इस बात को कहता है कि मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं तनाव में हूँ, जिसे उस शब्द के भी शायद मायने ना पता हो। तो ये जो हमारा यूथ है, हमारा बचपन है, हमारे किसी भी पीढ़ी का, किसी भी वर्ग का व्यक्ति है, वो तनाव ग्रसित है, उसे किसी तरह का कष्ट है। तो उसे क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिनसे वो इन सब चीजों को छोड़ के आगे बढ़ सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बहुत प्रासंगिक क्वेश्चन है आज की डेट में कि छोटे बच्चे, हर उम्र के लोग आज की डेट में स्ट्रेस और स्ट्रेन की लाइफ स्टाइल में जी रहे हैं। उसका जो मुझे लगता है, उसका एक ही कारण है, कनेक्टिविटी। हम क्या कर रहे हैं कि जो समाज की अभी परिस्थिति बनी हुई है, उसमें हम एक दूसरे के साथ जो कनेक्टिविटी है उसको धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। और खत्म करने का मेन कारण यह है कि हम जितना आईटी एनेबल्ड गैजेट्स के साथ काम कर रहे हैं, उससे क्या होता है कि 1 to 1 परिवार के अंदर, समाज के अंदर, इवन इन अ सोसाइटी ऑल्सो और ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, हमारी एक दूसरे से कनेक्टिविटी खत्म होती जा रही है। मैं आपको बताऊं, मैं इंडस्ट्रियल फैमिली से बिलोंग करता हूं। इंडस्ट्रियल फैमिली का मतलब मेरा ये है कि मेरे फादर भी एक इंजीनियर रहे हैं अपने जमाने के, मेरे ग्रैंडफादर भी इंजीनियर रहे हैं, और हम सब एक इंडस्ट्रियल माहौल में पैदा हुए, इंडस्ट्रियल सिनेरियो में पैदा हुए, जहाँ पे बहुत सारी चीजों में ऐसा लगता था कि एक समाज के अंदर हम पैदा हुए और डेवलप हो रहे हैं। बगल में चाचा जी, चाची जी, अंकल आंटी, जो आज की डेट में हम बोलते हैं, वो हमको पता था कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कौन सा गेम खेलने जा रहे हैं। लेकिन आज की डेट में क्या होता है कि मेरे ही खुद के बच्चों को नहीं पता कि बगल के घर में जो छोटे से बच्चे हैं उनका नाम क्या है। वो कनेक्टिविटी खत्म हो रहा है। उसका एक और रीजन ये है कि हम पेरेंट्स भी अपने बच्चों को एक टारगेट ओरिएंटेड टास्क दे दिए कि तुम्हें आईआईटी करना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें वकील बनना है। हम उनको फ्री नहीं छोड़ रहे हैं कि तुम्हें बनना क्या है। मुझे बनाने वाला, जो आज की मुकाम पे मैं हूं, या आप होंगे या सर होंगे, कोई फादर मदर नहीं थे। उन्होंने सिर्फ एक दिशा दिया। उन्होंने ये बोला कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, और हम अच्छाई की तरफ बढ़ते चले गए। और वॉट एवर वी आर टुडे, या जो भी सक्सेसफुल पर्सन्स होते हैं अपने अपने लाइफ में, वो धीरे धीरे उस मुकाम को पकड़ लेते हैं। अनुज जी, आपने बहुत सही बात कही कि हम लोग, हमारे परिवार के बच्चे कहीं ना कहीं इस स्थिति में है कि वो कट रहे हैं, यानी कि हम अपने पड़ोस के लोगों को नहीं जानते। कई बार तो ऐसी स्थिति भी है कि एक घरों के अंदर ही, एक कमरे से अलग दूसरे कमरे में क्या हो रहा है मैं नहीं पता। लेकिन अविनाश जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या इसमें कहीं हम बड़े जिम्मेदार नहीं हैं? हमारे बच्चे अगर मोबाइल पे समय दे रहे हैं, तो ये प्रश्न हम पर भी है कि आखिरकार वो मोबाइल तक गए क्यों, या अगर वो उनका, क्योंकि हमने शायद कहीं उन्हें उतना समय नहीं दिया है। हम जब बातचीत करते हैं तो हम सब कहते हैं कि हमारे जमाने में तो ऐसा होता, हम ऐसा खाते थे, ऐसा पहनते थे, ऐसी चीजों के साथ जीते थे, हमारे खेल ऐसे होते थे। हम लौट के पीछे नहीं जा सकते। हम जिन जगहों पे हैं, शायद हम उससे ही आगे की तरफ देखकर आगे बढ़ सकते हैं। हम अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत नहीं करते, हम अपने बच्चों के खेल जैसे वो खेलते हैं वैसे नहीं खेलते। यही एक कनेक्टिंग की जो एक समस्या है, एक दूसरे के साथ डिस्कनेक्ट होने की जो स्थिति है वो पैदा हो जाती है, और वो बच्चों का एक तौर तरीका बन जाता है। और फिर हम जब वो एक उम्र के पड़ाव में होते हैं तो वो हमें रिफ्लेक्ट होता है और पूरे समाज में झलकता है। इस विषय पर आप क्या? धन्यवाद। आपका जो प्रश्न है बहुत रेलिवेंट है आजकल के समय परिप्रेक्ष्य में। इसका कारण भी है जो चेंज हो रहा है लगातार। हम लोगों की पीढ़ी ने, जब हम बात करते हैं चेंज मैनेज करने की, तो इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पाई है। और अक्सर जो पीढ़ियों को जिस तरह से क्लासिफाई किया गया है, हम लोग बेबी बूमर्स में आते हैं, बेबी बूमर्स है, जेन एक्स, जेन वाई, जेन जेड, तो इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज होती है जनरेशंस को डिफाइन करने के लिए। हम लोगों की जनरेशन के ऊपर ये आरोप लगता है कि जब हम बच्चे थे तो जो हमारे माता पिता कहते थे, जो हमारे गुरु कहते थे, उनको चुपचाप से हम सुनते थे और उनका आज्ञा पालन करते थे। तो हम उनके साथ में कभी भी रिबेलियस नहीं हुए, या अच्छे हम बच्चे समझे गए, हम डिसिप्लिन बच्चे थे। जैसे जैसे बड़े होते गए और जब हम यंगस्टर्स बने, हमारे बच्चे हुए, तो
समहाउ जो हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया उसको हम रिप्लिकेट नहीं कर पाए। जिस अनुशासन में माँ बाप ने हमको रखा, या एक एक चीज हम माँ बाप से पूछ के उनकी अनुमति से ही करते थे, लेकिन अब वाली जब जनरेशन आई तो जब बच्चे थोड़ा बड़े हुए, स्कूल जाने लगे, तो वो बताने लगे कि आपको तो कुछ आता ही नहीं है, या आप जानते नहीं कि दुनिया कहाँ पहुंच गई है। तो वो जो चीज हम बच्चों को कहते हैं, उल्टा बच्चे हमको सिखा रहे हैं। तो एक जो माँ बाप का बच्चों के ऊपर लालन पालन के लिए जो नियंत्रण था, वो हमारी जनरेशन ने शुरू में ही खो दिया। तो लीडरशिप कहाँ चले गई, वो स्विच ओवर के नीचे चले गई। फिर हम लोग बोलते थे अपने पड़ोसी से शिकायत करेंगे, यार माँ बाप ने जो कहा वो माना, उन्होंने कंट्रोल किया, फिर घर में वाइफ आई, वाइफ ने जो कहा उसने कंट्रोल किया, अब बच्चे हमें कंट्रोल कर रहे हैं। तो हम तो तीनों जनरेशन से जाके कंट्रोल हुए हैं। लेकिन ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। मैं आपको बताऊं, अभी भी मैं जब देखता हूं, आज की डेट में बच्चों में भी सुसाइड के केस बढ़ रहे हैं, और उसके बढ़ने के पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि उनको पेरेंट का इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आजकल जो सारा का सारा जो प्रश्न उठ रहे हैं वो इमोशंस के हैं, क्योंकि इमोशंस बहुत वोलेटाइल हो गए हैं। बड़े परिवार में, संयुक्त परिवार में क्या होता था कि बच्चों को कहने वाला ताऊ ताई भी होते थे, दादा दादी भी होते थे, नाना नानी भी होते थे। तो जिस माहौल, जिस परिवेश में वो पलता था, तो उसको डांट मार पीट सब कुछ होता था। तो काफी तरह से एक स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व के रूप में उसका विकसित होता था। लेकिन आज समस्या ये हो गई है बच्चे के साथ में कि माँ बाप उसे बोलते नहीं, पड़ोसी उसे बोल नहीं सकता, दादा दादी बोल नहीं सकते, क्योंकि हमारे बीच में दूरियां बढ़ गई हैं। और समाज में जो दूरियां बढ़ी हैं उससे ये एकाकीपन, एकलापन भी बढ़ा है। तो उससे क्या हुआ है कि बच्चे के अंदर एक जो एक कॉम्प्लेक्स है वो भी डेवलप हुआ है, क्योंकि उसके पास सपोर्ट सिस्टम्स खत्म हो गए। जो इमोशनल सपोर्ट सिस्टम से उसके, वो आज बच्चे के पास नहीं है। तो वो अगर अपनी परेशानी है तो शेयर किससे करे, क्योंकि वो ये पाता है कि वो अपने माँ बाप के साथ में वो सब चीजें शेयर नहीं कर पाता जो कि वो करना चाहता है। क्योंकि वो आज मोबाइल की दुनिया में, डिजिटल टेक्नोलॉजी की दुनिया में, ना तो वो अपने दोस्तों से शेयर कर रहा है। पहले बच्चों का क्या होता था कि वो माँ बाप से जो चीज शेयर नहीं कर पाते थे वो दादा दादी से कर लिया करते थे, या नाना नानी से कर लिया करते थे, तो उसका दिल हमेशा हल्का रहता था। आज की स्थिति में वो बच्चे अपना बोझ लेके चल रहे हैं, और जब वो नहीं कर पाते, आज तो मैं सुबह ही एक वीडियो देख रहा था जिसमें कि एक डीएम का कोई उदाहरण दिया जा रहा था कि वो जब झेल नहीं पाया तो डीएम ने रेल के नीचे आके आत्महत्या कर ली। बिकॉज इवन जो हमारे यंग जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो भी यही सिचुएशन फेस कर रहे हैं, डिस्कनेक्ट की। और ये डिस्कनेक्ट को कैसे दूर करना है इसके बारे में हम मंथन कर सकते हैं। और आज मौका देने के लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस बीइंग विद यू। बस मैं वही चाहूंगा कि अनूप जी अपनी बात को हम समाप्ति की ओर ले जाते हुए एक बहुत ही कम शब्दों में आप ये बताएं कि जो हमने बात की ना कि परिवार का इमोशनल सपोर्ट मिला रहे, ये जो डिस्कनेक्ट है ये खत्म रहे, और हम जब समाज में बढ़ रहे हो, जिन परिस्थितियों के साथ बढ़ रहे हो, वो हमारे लिए सहज हो, मतलब हम उसमें स्ट्रेस और इन सब चीजों को लाके ना कैसे क्यों शब्द में। इसमें देखिए पेरेंट्स को भी थोड़ा एक्सरसाइज करने की बहुत जरूरत है। जैसा डॉक्टर जोशी सर ने बोला कि डिजिटलाइजेशन के कारण और जो अभी एजुकेशन सिस्टम के कारण जो बच्चे अपने आप को इंगेज किए हुए हैं, उसमें पेरेंट्स अपने आप को उनसे दूर भी करने की कोशिश करते हैं कि लेट देम स्टडी, लेट देम डू, लेट देम दिस। तो ये इससे क्या होता है कि अभी जैसे मैं अपना ही एग्जाम्पल बताऊं, मेरे दो बच्चे हैं, एक 12th किया है और एक अभी 10th में जाएगी। तो अभी हमारे घर में जितने भी फैमिली गैदरिंग के फंक्शंस होते हैं, हम अवॉइड करते हैं बच्चे को नहीं ले जाना। अब 2 साल तो हम कहीं जा ही नहीं सकते। कोई फोन आ गया कि ये ओकेजन आ रहा है, हम 2 साल तक के लिए तो बन गए। अब तो हम बिटिया के साथ रहेंगे क्योंकि उसका एग्जाम आ रहा है। एंड द सेम मैसेज इज गोइंग इन द माइंड ऑफ द माई चिल्ड्रन ऑल्सो। ठीक है ना? तो वो गैदरिंग को हम खुद ही अपने आप से काट रहे हैं, और अगर वो हम काट रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी को काट रहे हैं, डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात कहा कि हमें हमारे आचरण पर देखना होगा, क्योंकि जिस तरह का हम आचरण करते हैं वही आचरण हमारी जो पीढ़ी है वो हमसे सीखती है और वो पलट के हमें मिलता है। राजेंद्र जी, मैं जहाँ तक आपको समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ, आपका बहुत सारा फिल्मों की तरफ, गीतों की तरफ बड़ा रुझान रहा है। आपको लगता है कोई एक ऐसी मोटिवेशनल गीत आपको कोई अगर याद रहा हो जो हमारे आप दर्शकों के साथ साझा कर सकते हो? मैं एक लास्ट लाइन कहना चाहूंगा, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना,
कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ही ये पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। बिल्कुल सही बात है कि हमें अपने अंदर हमें मोटिवेशन समाज को तो चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन भी हो और अपनी स्थिति को, अपने आप को इतना मजबूत बना लें कि आंधियां भी हमें हिला ना पाए। और अंत हम अपनी बात से करते हैं, तो अविनाश जी आप अपनी बात को कहते हुए कार्यक्रम का समापन करें। देखिए, आज हम लोग जी यूनिवर्सिटी में पधारे आपके, और मेरे ख्याल से 2-2.5 एक MOU हम लोगों ने ISVD का जी यूनिवर्सिटी के साथ में साइन किया। वो एक बड़ा हर्ष का विषय है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो प्रोफेसर मीनाक्षी वर्मा जी हैं, इनका इनिशिएटिव था, इनको मैं बधाई देना चाहता हूं इनके प्रयास के लिए। और आने वाले समय में भी जो आप लोगों का जो फैकल्टीज मेंबर्स थे यहाँ पे, उनके साथ हमारा जो थोड़ा डायलॉग हुआ और आपस में मुझे लगता है एक अच्छी समझदारी, अंडरस्टैंडिंग बनी है, तो ये कोलैबोरेशन के लिए एक अच्छा ग्राउंड बना है। आजकल जितना भी समय जा रहा है, मैं किसी इंस्टीट्यूशन को विजिट करता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, तो मेरा एक 3C का मंत्र है जिसको मैं लास्ट में कहना चाहूंगा कि C कनेक्ट, देन C कम्युनिकेट, एंड थर्ड C इज फॉर कोलैबोरेट। तो उस वक्त आ गया है कि जब हम जिस भी सेक्टर से, चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, हमको कोलैबोरेट करने का समय है यदि हमें विश्व की सुपर पावर बनना है। इसके साथ ही मैं आपने समय दिया, बहुत बिल्कुल सही बात है कि हमें दुनिया से जुड़ना होगा, हमें संवाद करना होगा। कहते हैं ना, बात करने से ही तो बात बनती है। तो ये बातचीत का सिलसिला यूं चलता रहेगा। मैं हमारे मेहमान हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे थैंक यू, नमस्कार। धन्यवाद।